उत्तिष्ठ भारत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीएम विकिपीडिया टीएम विकिपीडिया और साथ ही बहुत सारे वीडियो जॉब स्ट्रीम पे भी आते हैं। जो बच्चे 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारियों में चार चांद लगाने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ और हम लोग सीरीज शुरू किए हैं बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल की क्लास है और इसमें सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, यानी हिस्ट्री की बात करेंगे पहले हम लोग। बिहार के हिस्ट्री को समझने के लिए हम लोग भारत के हिस्ट्री को संदर्भित करते हुए बातों को समझेंगे और तब मूव करेंगे बिहार की हिस्ट्री की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इतिहास यानी हिस्ट्री की। पुरानी सभ्यताओं, पुराने संस्कार, पुराने समय में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है, क्रमबद्ध ज्ञान कहने का अर्थ है सिक्वेंसली जब नॉलेज लिया जाए किसी चीज़ का उसको हम लोग इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? तो फ़ायदे ये हैं कि आने वाले समय में हम लोग पुरानी बातों से अवगत होकर के सुधार कर सके, अपने फ्यूचर को सुधार सके, इस बात के लिए हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। फिर बात आती है इसके फादर की। फादर कहने का अर्थ है कि सबसे पहले वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास का अध्ययन किया या इतिहास को लिखने का कार्य किया। तो ग्रीक के एक वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक कहने का अर्थ है कि इन्होंने अपने सब्जेक्ट के लिए बहुत सारा काम किया। और वैज्ञानिक या विज्ञान वो होता है जो किसी चीज़ का डिटेल्ड स्टडी करता है। जैसे विज्ञान की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी डिटेल्ड स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। किसी भी सब्जेक्ट की डिटेल्ड स्टडी करना साइंस कहलाता है। तो इन्होंने सबसे पहले इतिहास का लेखन का कार्य किया। इनका नाम था हेरोडेटस। तो हेरोडेटस ग्रीक के एक फिलोसोफर थे। इनका जन्म 484 ईसा पूर्व में होता है और 425 ईसा पूर्व तक इनका समय काल है। यहाँ 485 जो दिख रहा है वो गलती से वो 2 है, 8 की तरह दिख रहा है ना। फिर मूव करते हैं हम लोग कि इतिहास जो है इंडिया में पढ़ते हैं, सभी लोग को याद होगा प्री हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। यानी ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं जिसको, मध्यकालीन काल कह सकते हैं और आधुनिक काल कह सकते हैं। ये तीनों डिवीज़न जो है इतिहास का, एक आते हैं फिलोसोफर क्रिस्टोफ कैलरीस। तो क्रिस्टोफ कैलरीस जो हैं, इनका समय काल है 1638 से 1707 तक का समय काल है। इन्होंने ये बेड़ा उठाया कि इतिहास को 3 पार्टों में बांट देंगे तो आसान होगा इसका अध्ययन करना। आगे चल के जब ब्रिटिश आते हैं इंडिया में तो उनमें एक व्यक्ति आते हैं जेम्स मिल। जेम्स मिल 1817 में इतिहास को, यानी भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में बांटते हैं, हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश इंडियन।
तो जेम्स मिल 1817 में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इंडियन मैन, यानी जो मध्यकालीन और आधुनिक तथा प्री हिस्ट्री से अलग जो डिवीज़न था वो था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। फिर हम लोग बात करते हैं कि इतिहास कैसे आगे बढ़ता है, इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले पाषाण युग होता है। सबसे पहले पाषाण युग होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोन एज। इसका समय काल 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक माना गया है। इंग्लिश में जिसको हम लोग कहते हैं प्री हिस्ट्री भी और पूर्व ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इसके जो सोर्सेस हैं वो हैं पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इसके जानकारी का स्रोत हैं। इस समय लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था, यानी उनकी जो भीति प्रीति या जो भी नोटिफिकेशन ऑफ जो सिंबल होते थे, भाषा का जो माध्यम होता था, उसको वो लिखते नहीं थे, तो नॉट रीडेबल बोल सकते हैं हम लोग। अब यहाँ देखेंगे हम लोग आगे कि होमो सैपियंस जो है ये धरती पे आते हैं और अफ्रीका महादेश में एक कंट्री है इथियोपिया। उस इथियोपिया में इनका प्रादुर्भाव 75,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के आसपास होता है। यानी इस दौरान मानव जो हम लोग की प्रजाति है वो यहाँ पे प्रादुर्भाव होते हैं। इस युग को हम लोग हिम युग के नाम से जानते हैं, न्यूसीन। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि ऐतिहासिक काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी बात होगी। इस समय के जो सोर्सेस हैं वो आर्कियोलॉजिकल तो हैं ही, उसके साथ रिटन फॉर्म में भी हैं। अब ये रिटन फॉर्म में तो है, बट हम लोग इसको डेसिफर नहीं कर सकते हैं, ना तो पढ़ सकते हैं ना ही डेसिफर कर सकते हैं। इस प्रोटो हिस्ट्री में ही काल शुरू होता है ऋग्वेद वैदिक काल। तो ऋग्वेद वैदिक काल 2 हिस्सों में बंटा है। एक्चुअली वैदिक काल कहते हैं जिसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, ऋग्वेद वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ध्यान मूव करते हैं हम लोग हिस्ट्री पे, और हिस्ट्री 600 ईसा पूर्व से अभी जो चल रहा है ये हिस्ट्री का ही समय है। इसके पहले जो भी घटनाएं घटी हैं, जैसे आज के पहले जो घटनाएं घटी है, एक क्षण एक सेकेंड पहले जो घटनाएं घटी है वो सभी हिस्ट्री हो जाती है। यहाँ पे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल का डिवीज़न करें हम लोग तो 10 लाख ईसा पूर्व से 647 AD तक, यानी ईस्वी तक, जब हर्षवर्धन का समय काल होता है, उनका जीवन अंत होता है, तब तक बोलते हैं प्राचीन काल। मध्यकालीन काल की बात करें तो 647 AD से, यानी ईस्वी से 1757 AD ईस्वी तक, 1757 यानी प्लासी का युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है, तब तक का समय काल। बैटल ऑफ प्लासी आप लोग को याद होगा, वेस्ट बंगाल में प्लासी एक जगह है जहाँ पे मीर जाफ़र के घुसपैठिए होने के कारण, क्योंकि ये रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनसे मिल जाता है। फिर बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी के युद्ध में
सिराजदौला की हार होती है। तो इसके घुसपैठिए होने के कारण सिराजदौला हार जाते हैं बैटल में और उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर आधुनिक काल की बात करें तो 1757 से टिल डेट तक ये चलता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये डिवीज़न किया था क्रिस्टोफ कैलरिस ने, जर्मनी के ये निवासी थे। 1707 तक इनका जीवन काल है। 1707 में आप लोग जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु होती है। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। उसके बाद उत्तर मध्यकालीन काल चलता है, मुगलकालीन काल चलता है। औरंगजेब से या लोग याद रखेंगे कि जो 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म की गई थी, वो कंपनी इंडिया आती है तो 1696 में उसके मर्केंटाइल के लिए औरंगजेब फरमान जारी करते हैं। यानी वे लोग अब यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते थे इस बात पे कि जो है एग्री करना या अलाउ करना करते हैं औरंगजेब। यहाँ पे बुद्धा काल की बात करें हम लोग, महात्मा बुद्ध की, तो 563 ईसा पूर्व से लेकर के 483 ईसा पूर्व तक इनका जीवन काल है। जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो नेपाल में है। कपिल वस्तु का नाम सुने आप लोग, वहाँ पे जन्म होता है। और उत्तर प्रदेश के कुशीनारा या कुशीनगर या कुसैया धाम भी कहते हैं, कसैया धाम भी कहते हैं, यहाँ पे इनकी मृत्यु होती है। क्योंकि मैं जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे जस्ट पास यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर प्लस के दूरी पे कुसैया धाम है। कहीं कहीं सोर्सेस में ये भी मिलता है कि इनका जन्म 480 में हुआ है और मृत्यु इनकी 400 ईसा पूर्व में हुई है। वही महावीर स्वामी की बात करें तो इनके जीवन काल को लेकर के भी जैसे क्या होता था कि अलग अलग सोर्सेस से हम लोग को अलग अलग जानकारी मिलती है। अब कहीं फाहियान को मानेंगे, कहीं पे ह्वेनसांग को मानेंगे, हो सकता है कहीं पे हम लोग अंगुत्तर निकाय या भगवती सूत्र को मान लें। तो उसके अकॉर्डिंग जानकारी में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, क्योंकि उस समय एग्जैक्ट टाइम डिवीज़न तो था नहीं, उस समय थोड़ा मुश्किल था। जैसे हम लोग जो कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो तो कैलेंडर बहुत बाद में बना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत सरकार कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल करती है और ये किस कंट्री का कैलेंडर है। महावीर स्वामी की बात करें तो 599 ईसा पूर्व में जन्म होता है, 527 में इनकी मृत्यु होती है। लेकिन सर्वमान्य जो मत है वो है 540 ईसा पूर्व में जन्म और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि प्राचीन इतिहास जो है इसको हम लोग कैसे बांटे हैं। तो प्राचीन इतिहास में स्टोन एज की बात करते हैं, पाषाण युग की बात करें तो 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 647 AD तक है। वहीं इसका फर्दर डिवाइडेशन किया जाए तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में संदेव सभ्यता कहते हैं, इसमें मोहनजोदाड़ो का नाम आप लोग सुने होंगे। और यहीं पे बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का अंत हो जाता है। एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन साहब की, मोहनजोदाड़ो, जिसके डायरेक्टर थे आई थिंक आशुतोष गोवारिकर सर। तो वो मूवी बहुत अच्छा दिखाया है कि कैसे ये समाज बढ़ रहा था और इस समाज का विघटन कैसे हुआ बाढ़ के कारण, वो आप लोग इसमें देख सकते हैं। देन 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक बात करें तो वैदिक काल होता है। वैदिक काल में 2 विखंडन है, जैसे एक ऋग्वेद वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का समय है वो है ऋग्वेद वैदिक काल,
वहीं 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का काल जो है वो है उत्तर वैदिक काल। देन 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक महाजनपद पीरियड है, क्योंकि 322 में 21-22 में कोरोनेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य होता है। वो घनानंद को हरा देते हैं, उसके बाद शासक बनते हैं। तो उस समय तक के काल से शुरू होता है मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य एज शुरू होता है 322 से 185 तक, और 185 से 319 तक लेटर मौर्य चलता है। फिर 319 से 550 गुप्ता पीरियड चलता है। गुप्ता पीरियड का शुरुआत और पहले हो गया था, लेकिन 319 में जब घटोत्कच बनता है शासक तो इसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि श्रीगुप्त ने जब गुप्ता पीरियड का फॉर्मेशन किया था तो उसके सोर्सेस या जानकारी बहुत जो है कम मात्रा में उपलब्ध है, और 550 से 647 AD तक पोस्ट गुप्ता पीरियड चलता है। आगे बढ़े हम लोग और देखते हैं यहाँ पे स्टोन एज के बारे में। तो स्टोन एज में अगर सिंधु सभ्यता की बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो ये त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई साइट थी। यहाँ पे मान लीजिए 3 साइट है, तीनों साइड को मैं मिला दूंगा ऐसे, तो ट्रेंगुलरी ये साइड, ये तीनों साइड जो है कनेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है ये त्रिभुजाकार अवस्था में थी। 1921 में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है राय बहादुर दयाराम साहनी। 1921 में 1921 में ये उत्खनन का कार्य करवाते हैं। यहाँ पे सिंधु सभ्यता को हम लोग ब्रॉन्ज एज में रखते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के फैलाव क्षेत्र की बात करें हम लोग तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, उत्तर से शुरू करते हैं। तो उत्तर में जो इसका साइट है सबसे फॉरेस्ट, उसका नाम है अखनूर, जो मांदा जिले में है जम्मू कश्मीर के, और यहाँ नदी बहती है चेनाब नदी भी कहते हैं। वहीं साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया कहने का मतलब कि दक्षिण में इसका फैलाव क्षेत्र, तो गोदावरी नदी के तट पे है दाइमाबाद चूँकि अहमदनगर में है, महाराष्ट्र के जिला अहमदनगर में दाइमाबाद जगह है, वहाँ तक फैलाव क्षेत्र है साउथ में यानी दक्षिण में। वहीं ईस्टर्न इंडिया की बात करें, यानी ईस्ट में बात करेंगे फैले हुए, तो हिंडन नदी बहती है उत्तर प्रदेश में, मेरठ जिला जो है वहाँ से बहती है हिंडन नदी, और हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, तो यहाँ तक इसका फैलाव क्षेत्र है। वहाँ से लेकर के पश्चिम में बात करें तो दास्क नदी बहती है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्क नदी बहती है, और उसके किनारे है सुटकानडोगोर, तो सुटकानडेगोर तक है। लॉन्गेस्ट साइट की बात करें हम लोग इसकी, तो लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट जो साइट है सिंधु सभ्यता का, उसका नाम है मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा साइट है। वहीं भारत में अगर बात करें सबसे बड़ा साइट, तो वो है राखी गढ़ी, जो घग्गर नदी के किनारे है हरियाणा के हिसार में। 1963 में सूरजभान एक व्यक्ति आते हैं जो इसके खोजकर्ता होते हैं, राखी गढ़ी के खोजकर्ता हैं सूरजभान। देन इट इज़ वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में यहाँ के जो निवासी हुए वो हुए आर्य चूँकि कहाँ से आए इस बात पे अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। जैसे मैक्समुलर साहब की बात करें तो ये कहते हैं कि ये मिडिल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे आर्य, और आर्यों की भाषा संस्कृत भाषा थी। पहले के समय में जो भी हम लोग संस्कृत में श्लोक सुनते हैं, तो सोचिए कि जब आर्यभट्ट
नहीं होंगे उसके उनके पहले का जो समय काल रहा है वो छंदों में गणितज्ञ जो होते थे अपने परिभाषा को, अपने थ्योरीज को लिखते थे। तो उस समय संस्कृत भाषा रही थी। फिर आता है महाजनपद काल, जिसमें 16 महाजनपद की बात की जाती है। इसका सोर्सेस जो है वो है अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध धर्म शास्त्र है। इस 16 महाजनपदों में बिहार में 3 महाजनपद थे। पहला अंग जो है भागलपुर का क्षेत्र है, चंपा जिसकी राजधानी थी। वहीं मगध जो शाहाबाद गया पटना वाला इलाका है वो था मगध, और इसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज याद रखेंगे हम लोग। जबकि एक और जगह है वो है वैशाली। तो वैशाली जो है वज्जी साम्राज्य याद रखेंगे, तीसरा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मौर्य एज। मौर्य एज में चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं 322 ईसा पूर्व में, और घनानंद को हरा करके ये शासक बनते हैं। चाणक्य इनके गुरु होते हैं। तो चाणक्य इनको छोटे बच्चे के रूप में दिखते हैं। तो ये उस समय राजकीलम एक खेल खेल रहे होते हैं। राजकीलम एक ऐसा खेल है जिसमें बच्चे लोग रोल प्ले करते हैं। कोई राजा बन जाएगा, कोई चोर बन जाएगा, कोई सिपाही बन जाएगा, कोई मंत्री बन जाएगा, ऐसे वही खेल खेल रहे होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो उनसे इनकी भेंट होती है, और इस बच्चे की जो न्यायप्रियता को देख करके उसको अपने साथ लाते हैं, और फिर उनकी पठन पाठन का कार्य इनके साथ ही संपन्न होता है, इनके मार्गदर्शन में, और वही आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 305 BC में सेल्यूकस निकेटर को हराते हैं। अब सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर महान के सेनापति हुआ करते थे। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर, जो नाम आप लोग जानते हैं। अब ये जब हारते हैं सेल्यूकस निकेटर, तो अपनी पुत्री कर्णालिया की शादी कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। यहाँ पे एक किस्सा मैं सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। कर्णालिया जो थी वो राजकुमारी थी। अब सेल्यूकस निकेटर उस समय का सिकंदर का सेनापति था, तो सिकंदर के जाने के बाद वही राजा बन बैठा, मान लीजिए। तो उनकी बेटी कर्णालिया राजकुमारी हुआ करती थी, और इनका आसक्त जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य पे था। अपने सखियों से कहा करती थी कि काश ऐसा होता कि चंद्रगुप्त मौर्य से मेरी लगन संभव हो पाती, यानी मेरा विवाह जो हो चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती। और एक दिन ऐसा आता है कि इनके पापा युद्ध में हार जाते हैं, और इनका लगन, इनकी शादी का प्रस्ताव इनके पास आता है। तो ये अंदर ही अंदर बहुत खुश होती हैं कि चलो मैंने जो सोचा था मन में वो पूरा हो गया। और इस तरह से दहेज के रूप में इनको चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल मिलता है, कंधार मिलता है, हेरात मिलता है, और मकरान मिलता है। फिर बात करते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य की। श्री गुप्त 240 से 280 AD तक शासन करते हैं, और यही इस गुप्त साम्राज्य का नींव रखते हैं, यानी स्टेबलाइजर जो थे यही थे। इसमें एक शासक आते हैं समुद्रगुप्त, जो भारत का नेपोलियन भी कहलाते हैं। भारत का नेपोलियन यानी नेपोलियन बोनापार्टा, जो फ्रांस में कार्य किया था, वैसा ही कार्य, वैसी ही छवि इनके कार्यों में दिखती है, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक और व्यक्ति आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान इंडिया आए थे, भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग स्टोन एज के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। सबसे पहला पॉलियोलिथिक काल है, एज है,
जिसको हिंदी में पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, और ये 10 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। 10 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। और इस समय औजार की खोज होती है जो बड़े बड़े पत्थरों के हुआ करते थे, और उसकी खोज करते हैं 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफूट। तो रॉबर्ट ब्रूसफूट खोज करते हैं सबसे पहले औजार की 1863 में पैलेलिथिक एज की। 1863 याद कैसे रहेगा आप लोगों को? तो 1863 में जन्म होता है स्वामी विवेकानंद का। 12 जनवरी 1863 को जन्म होता है स्वामी विवेकानंद का, और सेम ईयर ये खोज हुआ रहता है पैलेलिथिक एज का। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूसफूट के द्वारा। तो उससे रिलेट कर सकते हैं आप लोग। और इसी काल में आग का आविष्कार भी होता है। तो पैलेलिथिक एज में ही आग का आविष्कार होता है। अगला देखेंगे हम लोग मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल। 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल का समय है। देन इट इज नियोलिथिक एज, जिसको हिंदी में नवपाषाण काल भी कहते हैं। 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का समय काल है इसका। और मानव धरती पे आ चुका था, तो मानव के लिए सबसे बड़ी बात थी कि वो अभी तक घुमक्कड़ जाति का था, यानी कहीं कहीं नोमैडिक लाइफ जीता था। अगर कहीं एक जगह ही उसको सब कुछ मिले, जैसे आप सभी एस्पायरेंट तैयारी करने के लिए कैसे रूम में पैक हो जाते हैं, और फिर आप लोग का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक IAS अफसर, एक IPS अफसर, एक डिप्यूटिव कलेक्टर, एक डिप्यूटिव क्या बोलते हैं DPSP DSP यानी डिप्यूटिव सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस निकलता है। तो कब संभव है? जब पढ़ाई अच्छे से हो और आप अपने आप को रिजर्व रखें पढ़ाई के लिए, अपने कार्य के लिए। नहीं तो नोमैडिक लाइफ आज यहाँ कल वहाँ ऐसे करने पे पढ़ाई तो होगा नहीं। पढ़ाई के लिए समय चाहिए, और समय देने पे ही आपकी लाइफ परिवर्तित हो सकती है। तो उस समय लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे। अब लोगों को गेहूं का, चावल का ज्ञान होता है, लोगों को कृषि का ज्ञान होता है, फिर लोग अस्थाई निवासी हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो फसल है, वो फसल लोगों को समझदारी में जब आई तो वो थी गेहूं। तो प्राचीनतम जो फसल है उसका नाम क्या है? गेहूं। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज जो किया गया पहला, वो था प्रयुक्त होने वाला चावल यानी राइस। अब चूँकि मानव अस्थायी निवासी हो चुका था, तो मानव ने सबसे पहले कुत्ता पालने का कार्य किया। तो फर्स्ट जो पालतू या डोमेस्टिक एनिमल कहें तो वो था कुत्ता। इस समय पहिया का आविष्कार हुआ। अब जब जानवर पाल रहा है तो उससे ट्रांसपोर्टेशन के इस्तेमाल के लिए पहिए का इस्तेमाल हो गया, तो लोग अब आसानी से कहीं जा सकते हैं, अपने सामान को लाद करके कहीं ले जा सकते हैं। फिर कृषि में बात करें तो मेहरगढ़ एक जगह है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, यहाँ से गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में, यूपी में जगह है एक कुलडीहवा, तो कुलडीहवा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं चालकोलिथिक एज यानी ताम्र पाषाण काल। 3,500 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का काल है। अब यहाँ देखेंगे कि ये 7,000 से 1,000 है और 3,500 से 1,000 है। तो यहाँ 3,500 मतलब 2,500 साल का जो है ओवरलैपिंग हुआ है ना। जैसे 7,500 से 3,500 पे जब आया होगा, वहाँ से लेकर 1,000 तक कॉमन एरा दोनों में देखने को मिलता है।
तो दोनों चीज़ें ऐसे हैं कि समाज में अलग अलग जगह पे अलग अलग सभ्यताएं भी चल सकती हैं, इस कारण से ऐसा हुआ है। इस समय तांबे का प्रयोग करना और मानव ने सबसे पहला हथियार बनाया वो कुल्हाड़ी बनाया। सबसे बड़ी बस्ती जो चालकोलिथिक एज में थी उसका नाम था इनाम गांव। इनाम गांव जाड़वे संस्कृति से संबंधित है, यानी यहाँ जो लोग रहते थे वो जाड़वे संस्कृति के थे। पुरातत्व शास्त्र के जनक अगर माने, क्योंकि ये सारी बातें जो हो रही हैं किसके बिहाफ पे हो रही है, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस के बारे में, है ना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं हम लोग कि ये पुरातत्व का जनक है। भारत में एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत का नाम भारतवर्ष होने का उल्लेख मिलता है। तो नाम सभी याद रखना आप लोग को। सती प्रथा की बात करें हम लोग तो एरन अभिलेख है भानुगुप्त के द्वारा रचित। तो एरन अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा की शुरुआत को दिखा जाता है। जैसे अब सभी जानते हैं कि 1829 में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से अकबर द्वितीय के शासनकाल में एक व्यक्ति थे, कौन, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। तो राजा की उपाधि इनको किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने, जो कश्मीर के शासक हुआ करते थे। और यही राजा राममोहन राय 1829 में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के सती प्रथा एबॉलिश करवाते हैं, स्टॉप करवाते हैं। फिर ये अकबर द्वितीय का जो पेंशन था उसको लेकर के जाते हैं इंग्लैंड, जहाँ ब्रिस्टल में 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1833 में ब्रिस्टल कहाँ है, इंग्लैंड। और वहाँ पे ये दफनाए जाते हैं, क्या नाम है, कोई अच्छा नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, इंडियन ही कोई है जिनको वहाँ दफनाया गया है, उन्हीं के बगल में इनकी समाधि स्थल है। आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो उससे हौसला अफजाई होगा मेरा। कहीं पे गलती हो रही है या आवाज़ नहीं समझ में आ रही है, आवाज़ में कोई दिक्कत है तो मैं सुधार करूँगा। आवाज़ आप लोगों को इको फ्रेंडली लग रहा है कि नहीं, ये सभी बातें पे ध्यान देते हुए मैं वीडियो को सुबह में शूट करता हूँ। मॉर्निंग यानी सुबह की जो बेला है, सुंदर सुंदर लोकेशन होता है, हवाएं चलती हैं, इतना प्यारा लगता है जैसे हर किसी को ये ऑब्जर्व करना चाहिए समय। इसलिए कहा जाता है कि मॉर्निंग में उठने से बहुत फ़ायदे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें हम लोग तो 3 हिस्सों में बांटा गया है, प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन और पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्री की बात करें तो 3500 से 2500 ईसा पूर्व तक है, जिसके बारे में हम लोग इतिहास में नहीं पढ़ते हैं। हम लोग मैच्योर काल के बारे में पढ़ते हैं, जो 2500 से 1700 ईसा पूर्व तक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और पोस्ट जब आता है तो ये तो हम लोग को ऋग्वेद वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल जो है, इसमें चीज़ें जो थी यूनिवर्सल या इटर्नल हुआ करती थी। जो ट्रूथनेस था वो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ था, यानी वो नित्य था, शाश्वत जिसको कहते हैं, इटर्नल था। और ऐसा किसके द्वारा होता है, भगवान और देव के द्वारा। तो देवलोक की बात की जा रही है, स्वर्गलोक की बात की जा रही है, ऐसा धरती पे संभव था, उसको कहा गया है वैदिक एज। जैसे राजा राम की बात करते हैं तो राजा राम को हम लोग कहते हैं पुरुषोत्तम राम, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम जो प्रवृत्ति का मानव है वो क्या है, राम है। आप भी राम हैं अगर आप में पुरुषोत्तम है।
है ना। इसमें हम लोग देखते हैं 2 डिवीज़न। पहला है ऋग वैदिक का एज जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और वहीं लेटर वैदिक एज 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। और इसी लेटर वैदिक काल में आयरन एज भी कंसिडर किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो है वेद। और वेद जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा संकलित किया गया है, जिसमें शिक्षा मिलती है वसुधैव कुटुंबकम। जैसे भारतीय समाज वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, यानी सभी जो मानव हैं वो सभी धरती माँ की संतान हैं और सभी एक बंधन में बंधे हुए हैं। उस बंधन का नाम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। यहीं पे संहिता की बात आती है। तो ये जो वेद हैं 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों के समूह को कहते हैं हम लोग संहिता। तो एक साथ जब इनकी नाम ली जाएगी तो उसको कहेंगे हम लोग संहिता। पहला जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद को समझने के लिए हम लोग ब्राह्मण्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी जैसे किसी भाषा को सीखने के लिए, उसकी सही समझदारी के लिए हम लोग व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तो व्याकरण का डेफिनेशन होता है कि व्याकरण वो ज्ञान है जो हमें किसी भाषा की सही जानकारी प्राप्त कराता है। शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, बातों को सही समझना, इसका भान किससे होता है? व्याकरण से। और उसी व्याकरण को हम लोग उस समय कहते थे ब्राह्मण। तो ऋग्वेद को समझने के लिए आयत्रेय ब्राह्मण की सहायता से इसको समझ सकते हैं। इसके जो पढ़ने वाले पाठकर्ता होते थे या पंडित होते थे उसको होत्री कहते थे। तो ऋग्वेद में जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता था उसको होत्री कहा जाता था। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद की बात करें हम लोग, इसमें जैसे हम लोग बोलते हैं चैप्टर है, चैप्टर के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है, कंसेप्ट में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। तो वैसा समझिए कि 10 मंडल यानी 10 चैप्टर हैं, उसमें इतने सारे कंसेप्ट हैं, 10 से 28 कंसेप्ट हैं यानी सूक्त हैं, और उन सूक्तों में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। तो वो 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के जो लिखने वाले हैं वो है महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र राम जी भगवान के गुरु की बात करते हैं हम लोग। विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं, ये बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है, बहुत सारे लोगों से इनका मिलना होता है। फिर ये पहुंचते हैं राजा विदेह यानी मिथिला पहुंचते हैं, और वहाँ पे राजकुमारी सीता से इनका प्रेम संबंध होता है, विवाह होती है इनकी। तो ये सभी बातें हैं। तो महर्षि विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद की रचना की गई है। इसके तीसरे मंडल में 10 मंडल है, तो 3rd मंडल में बात करें तो सूरज भगवान यानी सूर्यदेव के लिए, जिनको सावित्री कहा जाता था, गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र आप सभी को याद होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र है, इसको उच्चारित कीजिए सुबह में उठ करके, तो बहुत प्यारा लगता है। 9वें मंडल में भगवान सोम की बात की गई है, और वहीं 8वें मंडल में जो है हैंड रिटेन सेक्ट है, यानी हैंड से लिखे गए श्लोक हैं, ऋचाएँ हैं।
फिर बात करते हैं हम लोग यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण जो है वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में बिहार का उल्लेख मिलता है। तो बिहार का सबसे पहला उल्लेख जो मिला है वो शतपथ ब्राह्मण में मिला है। और इसके पंडित यानी पाठकर्ता को हम लोग अर्ध्ययु कहते हैं। तो अर्ध्ययु कहते हैं हम इसके पाठकर्ता को। यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद दोनों ही विद्याओं में लिखा है। दोनों ही विद्याओं में लिखा है यजुर्वेद। अगर बात करते हैं हम लोग सामवेद की, सो सामवेद की जो ब्राह्मण है वो है पंचविश इसका ब्राह्मण है। और इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। सामवेद में हम लोगों को भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत की झलक मिलती है। तो भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद है। और अंतिम वेद पढ़ते हैं हम लोग क्या, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये ऋषि अथर्वा के द्वारा संकलित किया गया है। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है हमारे अथर्ववेद का। इसमें 731 मंत्र हैं और वहीं 6000 पद इसमें हैं। ह्यूमन लाइफ की बात करता है क्या, अथर्ववेद। ह्यूमन लाइफ में जैसे प्रेम विवाह, चिकित्सा, जादू टोना, जो भी सारी बातें होती हैं, छपटी, चोरी चमारी, जो भी बातें हैं, सारी बातें किस में आती हैं, अथर्ववेद में आती हैं। आगे देखते हैं हम लोग ब्राह्मण के बारे में। तो ये एक्सप्लेनेशन करता है सेक्ट का, यानी पुरानी बातों को जो समझाता है वही क्या है, ब्राह्मण से। पुराणों की बात करें हम लोग तो पुराण जो है 18 हैं। जैसे विष्णु पुराण आप लोग सुनते होंगे, मत्स्य पुराण, वायु पुराण। और इन पुराणों के जो रचयिता हैं वो हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र हुए हैं उग्रश्रवा। तो पिता और पुत्र लोमहर्ष तथा उग्रश्रवा ने मिलकर के पुराणों की रचना की है। इन पुराणों में विष्णु पुराण से हम लोग को मौर्य वंश का जानकारी मिलता है। मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। वही मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। और ये पुराण जो है सबसे प्राचीनतम है और प्रामाणिक है। तो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा सटीक बातों को बताने वाला, सही बातों को बताने वाला कौन सा है, मत्स्य पुराण। वही वायु पुराण की बात करें तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है इससे। बिहार जो है ये शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। और ऐसा कहा गया है कि लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास इस शतपथ ब्राह्मण की रचना हुई है। यानी उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में इसका संकलन किया गया है। और बिहार का जिक्र सबसे पहले इसमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे बिहार के जो इतिहास की जानकारी का स्रोत है वो अथर्ववेद है और पंचविश ब्राह्मण है। तो सामवेद का जो पंचविश ब्राह्मण है इससे जानकारी मिलती है और अथर्ववेद से इसके इतिहास की जानकारी मिलती है। तो बिहार के नाम की बात की जाए तो बिहार का नाम कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। वही इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से, जो सामवेद का ब्राह्मण है। अब गंगा क्षेत्र की बात करें हम लोग तो गंगा क्षेत्र में सबसे पहले आर्यों का आगमन होता है। बिहार में अगर कहीं आर्य आते हैं तो वो गंगा क्षेत्र में आते हैं और समय काल होता है उत्तर वैदिक काल। अब गंगा क्षेत्र में अगर आर्य आए तो ये तो था जंगल का इलाका, जंगली इलाका। अब जंगल को साफ करने के लिए लोगों को तेज़ हथियार चाहिए और तेज़ हथियार बनाने के लिए आयरन का इस्तेमाल किया गया। तो आयरन के इस्तेमाल से ही यहाँ पे संभव क्या हो पाया कि गंगा क्षेत्र में जो जंगल थे उसकी सफाई की गई। इसको एक और तरीके से हम लोग देख सकते हैं, जैसे जब हम लोग मौर्य एम्पायर पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, उसके पहले मौर्य एम्पायर में देखेंगे कि कैसे अजातशत्रु ने, कैसे बृहद्रथ ने, इन लोगों ने गंगा क्षेत्र में
पाटलिपुत्र जो उदयन के द्वारा स्थापित शहर था वो कैसे इतना एनरिच किया। तो उसने हाथी का इस्तेमाल किया लड़ाई में। फिर अजातशत्रु ने जो बात करते हैं हाथी का इस्तेमाल किया, रथ मुसाल का इस्तेमाल किया, यानी आयरन से बने हुए हथियार का इस्तेमाल भी किया गया। तभी तो वो इतने बड़े स्तर पे अपने किंगडम को फैला पाया, है ना। तो लोहे का प्रयोग यहीं पे होता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के आसपास का समय जो है वही था क्या, उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व के आसपास का। और उसके पहले बात करें तो बृहद्रथ था, हर्यक वंश था, मौर्य एम्पायर आता है। तो ये सभी आयरन एज की बात करता है ना। उसके बाद बात करें हम लोग कि अवशेष अगर कहीं से प्राप्त हुए हैं बिहार में, तो मध्य पाषाण युग के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है मुंगेर से। मुंगेर जो है ये बिहार का एक ज़िला है। और करेंट में इसकी बात करें हम लोग तो करेंट में इसको देखेंगे तो बिहार का पहला वानिकी कॉलेज बना है कहाँ पे, मुंगेर में। वानिकी कॉलेज पहला बिहार का। और बिहार का दूसरा रेल सुरंग जो है वो कहाँ है, मुंगेर में। तो बिहार का जो दूसरा रेल सुरंग है वो है मुंगेर में। चूँकि हम लोग रेलवे से याद कैसे करेंगे, तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल चली थी और शासनकाल था वो लॉर्ड डलहौजी का। तो समय काल था, चूँकि लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है। और उसी के समय काल में यहाँ पे तार का संचार होता है, फिर ट्रेन आता है यहाँ पे, तो याद रखेंगे। नौपाषाण काल की बात करें हम लोग तो नौपाषाण काल में चिराद जगह है जहाँ से सारण में, वहाँ से नौपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और वही चेचर जगह है वैशाली में, यहाँ से हम लोग को नौपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। वैशाली की बात करें तो मगध में मैं बोलूँ महाजनपद में 3 महाजनपदों में एक वैशाली भी था। और विश्व का प्रथम ये गणतंत्र राज्य है, यानी वज्जी साम्राज्य जो है विश्व का प्रथम गणतंत्र यानी सिटीजनशिप वाली बात है यहाँ पे। अथर्ववेद और जो पंचविश ब्राह्मण है ये दोनों ही बिहार में ब्रात्य के निवास की बात करते हैं, यानी यहाँ के जो निवासी थे वो ब्रात्य हुआ करते थे। ब्रात्य आर्यों का जो संबंध है वो ब्रात्य से है। वहीं ऋग्वेद की बात करें हम लोग तो मगध के सबसे जो प्राचीन वासी हैं वो क्षत्रिय हुआ करते थे। तो द्वंद्वता आती है किसमें, क्षत्रिय और आर्यों में। फिर कनिंघम की बात कर लेते हैं। यस, फिर कनिंघम की बात करते हैं हम लोग तो गया मंदिर की खोज करते हैं कनिंघम साहब। ये छुपी एक पहाड़ी थी इंद्रशिला, उसका भी पता लगाया कनिंघम साहब ने। और गिरियक हिल्स है यहीं पे गया में ही, गिरियक हिल्स है, उसके बारे में भी इन्होंने पता लगाया। क्योंकि सभी जानते हैं हम लोग कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन है, कनिंघम साहब। तो जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थे उसका जानकारी इकट्ठा किया इन्होंने। अब इंद्रशिला की बात करें हम लोग तो इंद्रशिला जो है फेनसांग जो हर्षवर्धन के समय काल में इंडिया आते हैं तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। 629 में वो चाइना से आते हैं इंडिया और 645 तक यहाँ निवास करते हैं। लगभग 1 वर्ष के यात्रा के बाद वो पहुँचते हैं इंडिया। फिर आते हैं फहियान। तो फहियान ने भी इस बात का जिक्र किया है इंद्रशिला और गिरियक हिल्स की। फहियान चूँकि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आते हैं। फहियान को हम लोग कैसे याद रखते हैं और ह्वेनसांग को, तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। H से हर्षवर्धन और H से ह्वेनसांग। H यानी H² याद रख लीजिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ते हैं तो H² आता है उसमें। यस।
दूसरी बात, और क्या होता है इसमें, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। तो ये पीरियड ऑफ बिहार की बात कर लीजिए, है ना। दूसरी, ये फाहियान, तो अभी कौन सा गया था, चंद्रयान, कुछ दिन पहले गया था 2। तो चंद्रयान 2 से याद रखेंगे, चंद्र से चंद्र और 2 से चंद्रगुप्त सेकेंड, यान से फाहियान, तो वहाँ से याद रख सकते हैं। 14 वर्ष तक ये भारत में रहे फाहियान, और यहाँ के समाज के बारे में बताया। फिर बात करते हैं बड़गांव गांव की। तो बड़गांव गांव की खोज करते हैं। राजगीर के समीप ये गांव है और नालंदा महाविहार का ये स्थल है। चूँकि नालंदा महाविहार की स्थापना किए थे कुमारगुप्त प्रथम, जो गुप्ता पीरियड में आते हैं। बसार अवशेष जो है, ये वैशाली का पता इससे चलता है। तो वैशाली का पता चलता है बसार का इससे। वहीं अगर बात कर लें हम लोग, तो कुछ और भी ऐसे अवशेष हैं, जैसे अशोक के स्तंभ में लौरिया अरेराज, जो पूर्वी चंपारण में है, यहाँ पे अशोक स्तंभ है। पूर्वी चंपारण में ही है केसरिया स्तूप, और लौरिया नंदनगढ़ है पश्चिमी चंपारण में। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।